हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ वहां पर आने वाले वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, यानी कि स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं। तो सिंपल फॉर्म में इसका आंसर लिखना है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि लेट अस सपोज यहां पर कोई स्टार है, ठीक है, ये आपने बना लिया कोई स्टार है, यहां पर आप ऐसे लेट अस सपोज खड़े हो और बीच में बहुत सारा एटमॉस्फेयर है। हालांकि इतना ही नहीं होता, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है, बट जब ये एटमॉस्फेयर में आता है ना, तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में आता चला जाता है वैसे वैसे यहाँ पर इसका बेंडिंग जो है स्टार्ट होता है। इतना बेंड किया, इतना बेंड किया, इतना, इस टाइप से मतलब बेंडिंग स्टार्ट होता है। यहाँ तो मैं अजीब तरीके से थोड़ा दिखा दिया, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सपोज रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आया, थोड़ा बेंड किया, फिर थोड़ा बेंड किया, फिर थोड़ा बेंड किया, फिर थोड़ा बेंड किया, और तब जाकर हमारे आईज में जो था ये लाइट जो है एक्चुअल में पहुंचता है। उसके साथ साथ हम लोगों को क्या होता है कि जो लाइट आ रहा है स्टार्स से, वो एक पिन पॉइंट लाइट है, मतलब एकदम छोटू सा लाइट है, जिसके कारण वहां पर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। जब जो रिफ्रैक्शन होगा वहां पर जैसे ही आएगा वो अचानक से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देगा, क्योंकि वो पिन पॉइंट लाइट है, और यही रीजन होता है कि वो हमें ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। उसके साथ साथ आप ये भी समझ सकते हो कि जो एयर्स होते हैं वो हमेशा ब्लो करते रहते हैं, इसीलिए जब लाइट्स वहां से आते हैं तो वो भी ब्लो करना स्टार्ट कर देते हैं विथ द एयर्स, है ना। और उसके साथ साथ क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इन्हीं सबको कंबाइन करने के बाद वो हमें ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। तो सिंपल फॉर्म में इसका आप आंसर जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये बदमाश लोगों को हम हटा देते हैं और आंसर देखते हैं। द स्टार इज ट्विंकलिंग इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। द स्टारलाइट ऑन द एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ, है ना। रिफ्रैक्शन, बहुत सारा उसका रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन द मीडियम ग्रेजुअली चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, और यही रीजन है जिसके कारण से हमें क्या होता है, स्टार जो है ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। अब 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, है ना। प्लैनेट्स भी तो हमसे दूर है, फिर वो क्यों नहीं ट्विंकल करता हुआ हमें दिखाई देता है। चलो आ जाओ, इसका भी आंसर हम लोग ढूंढते हैं साथ में। सिंपल फॉर्म में अगर इसका हम लोग बात करें तो स्टार्स जो है ट्विंकल करता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर है। उसके साथ साथ उसका जो लाइट आ रहा है ना, वो एक पिन पॉइंट लाइट है, जबकि उसके कंपेयर में जो प्लैनेट्स हैं वो हमसे नजदीक हैं, और नजदीक होने के कारण वो वहां से जो लाइट आता है ना, वो हमारा क्या होता है कि वो कंपेयरली पिन पॉइंट लाइट नहीं होता। अब आप बोलोगे सर जो प्लैनेट्स होते हैं उसके पास लाइट ही कहाँ होता है, बट जैसे अगर सन का इफेक्ट है, अगर उसके ऊपर पड़ेगा तो वो तो हमें दिखाई देगा ना, तो उसका अपना लाइट नहीं है, बट वो दूसरे के लाइट से मतलब आपको चमकता हुआ तो जरूर नजर आएगा, है ना। जैसे हमारे मून के केस में क्या होता है कि मून जो है हमें दिखाई देता है ना, लेकिन वो ट्विंकल करता हुआ हमें नहीं दिखाई देता। रीजन क्या होता है कि वो हमसे नजदीक होता है, इसीलिए पिन पॉइंट लाइट नहीं आ रहा है, एक बड़ा सा लाइट आ रहा है, और बड़ा सा लाइट आ रहा है तो वैसे में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करने के बावजूद उसको ट्विंकल करना बहुत ही मुश्किल होगा। पिन पॉइंट लाइट को तो कोई भी मुड़ा सकता है, कोई भी उसको ट्विंकल कर सकता है, बट एक बड़े से लाइट को ट्विंकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप सन को भी देख सकते हो, सन भी तो एक स्टार है, बट क्योंकि वो नजदीक है, एक बड़ा सा गोला होता है, इसी कारण उसको ट्विंकल करना बहुत मुश्किल है। तो सिंपल फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे, अनलाइक स्टार्स प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, स्टार्स आर सो डिस्टेंट दैट दे अपीयर एज पिन पॉइंट, है ना, यही मैं आपसे बात कर रहा था, पिन पॉइंट ऑफ द लाइट इन द नाइट स्काई इवन व्हेन व्यूड थ्रू अ टेलीस्कोप, है ना, जब आप उसे टेलीस्कोप के भी थ्रू देखोगे तो भी। सिंस ऑल द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, इट्स पाथ इज स्लाइटली ससेप्टेबल टू एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस, दैट इज द लाइट इज इजली डिफ्रैक्टेड, है ना। तो सिंपल फॉर्म में आप इसको आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सन जो है वो सुबह के टाइम में या फिर आप शाम के टाइम में भी देख सकते हो तो वो रेडिश दिखाई देता है। रीजन क्या होता है, तो सिंपल फॉर्म में इसका रीजन होता है हमारा कि जो
हमारा सनसेट का टाइम होता है या सनराइज का टाइम होता है, उस केस में सन जो होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हमारे से होता है। तो वैसे केसेस में वही लाइट हमें दिखाई देगा जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। और वेवलेंथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका होता है? तो आपने पढ़ रखा है कि सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है रेड लाइट का, और सबसे मिनिमम वेवलेंथ होता है वायलेट लाइट का, और फ्रीक्वेंसी जस्ट उसका अपोजिट होता है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है रेड लाइट का और सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वायलेट लाइट का। तो जब भी कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में अगर हमें लाइट को देखना है, वैसे केसेस में वेवलेंथ जो है वो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है? रेड का होता है। और यही रीजन होता है कि दूर तक हमें दिखाई देगा कौन सा लाइट दिखाई देगा? रेड दिखाई देगा। और यही रीजन होता है कि सनसेट और सनराइज के टाइम में सन जो हमें रेडिश दिखाई देता है। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख देंगे कि वाई लाइट कमिंग फ्रॉम द सन ट्रेवल द मोर डिस्टेंस, क्या लिखेंगे? ट्रेवल द मोर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर। ड्यूरिंग दिस द स्कैटरिंग ऑफ ऑल कलर्स लाइट एक्सेप्ट द लाइट कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेड कलर, यानी रेड कलर को छोड़कर बाकी सारे के सारे लाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्कैटर हो जाते हैं। ओनली द रेड कलर लाइट रीचेस द ऑब्जर्वर, देयरफॉर द सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। यही रीजन होता है कि सनसेट और सनराइज के टाइम में सन जो होता है वो रेडिश अपीयर होता हुआ हमें नजर आता है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 क्या है? आराम से आप देखोगे, इसका भी आंसर आप बहुत प्यारे तरीके से कर सकते हो। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इनसाइड ऑफ ब्लू ऑफ एन एस्ट्रोनॉट? यानी कि जब कोई एस्ट्रोनॉट है, जैसे लेट सपोज कोई चला गया मून पे, चला गया कोई मार्स पे चला गया, तो वैसे केसेस में जो स्काई होता है उनको ब्लू ना दिखाई देकर वो ब्लैक दिखाई देता है। रीजन बताओ कि क्या है ना? डार्क दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। रीजन है कि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और नहीं होगा यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो फिर आपको वो ब्लैक दिखाई देगा। तो सिंपल फॉर्म में लिख देंगे द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक्स प्लेस। तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक्स प्लेस, बिकॉज बहुत हो गया ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस टाइप से आप सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एटमॉस्फेयर अगर नहीं रहेगा तो एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, इसका मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो जिसके कारण जो ब्लू स्कैटर कर जाता था वो ब्लू स्कैटर नहीं करेगा, तो आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा, है ना। तो आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। आप नेक्स्ट किस चैप्टर का ऊपर सॉल्यूशन देखना चाहते हो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दोगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।